Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to start the whole new series of your new subject, that is organizational behavior. राइट, तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है वो हम कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में. सो आपको जो भी पार्ट्स मिलेंगे वो 1 बाय 1 मिलेंगे और एंड में आपको एक वन शॉर्ट वीडियो मिलेगी जिसमें हमारा पूरा सिलेबस जो है वो एक ही गो में आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लेना. वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to cover the unit 1 as per NEP. NEP के अकॉर्डिंग यूनिट 1 को जो है हम कवर करेंगे. सो टॉपिक बेसिक ही होगा. पहले तो हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या है या फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, स्कोप क्या है इसका, चैलेंजेस बोलो या लिमिटेशन क्या है इसकी, और मॉडल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, और लास्ट में हम समझेंगे कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल और कल्चरल, और लास्ट में हम समझेंगे कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करने वाले अपने पहले चीज़ से जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, बिकॉज जिसने ये समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है उसके लिए फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बेसिक्स जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस इसी के अराउंड आपका जो है वो घूमने वाला है. तो अगर आप इसको ब्रेक करो ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियर को, तो दो टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है. एक आ रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक आ रही है बिहेवियर. हम कहते हैं बिहेवियर क्या है. बिहेवियर इज व्हाट, हाउ यू बिहेव. ठीक है, आप कैसे बिहेव करते हो. बिहेव मतलब आप कैसे एक्ट करते हो, आप कैसे चीज़ों को लेते हो. आपका कहते हैं किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो हम कैसे कहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा है, हम उसकी पर्सनैलिटी से, ठीक है, जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करता है, वो एक्ट करता है, जिस तरीके से वो रिप्लाई करता है, जिस तरीके से वो लोगों को लेके चलता है, हम कहते हैं वो उसका बिहेवियर है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली क्या है कि जब हम लोगों का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, या तो आप उसका स्पेसिफिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, या फिर उस पर्सन का बिहेवियर ग्रुप में स्टडी कर रहे हो. ठीक है, और कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑफकोर्स लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे. तो जब हम उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, उसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और हम क्यों स्टडी करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल हैं और जो इंडिविजुअल ग्रुप में है वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो परफॉर्मेंस है वो उनके बिहेवियर पे ही कहीं ना कहीं क्या करती है, डिपेंड करती है. ठीक है, कैसे वो चीज़ों को लेते हैं, कैसे वो चीज़ों को देखते हैं, कैसे वो मोटिवेट होते हैं. ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके का बिहेवियर उनको गाइड करता है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों के साथ कैसे क्या करना है, डील करना है. तो सिंपल वर्ड में कहें, हम जब लोगों को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. मीन्स हाउ पीपल आर बिहेविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. और हम यही स्टडी कर रहे हैं कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो फील करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी का बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, बट वही इंसान जब ग्रुप में काम करता है तो आपको लगता है कि इसका बिहेवियर सही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का ये नेचर होता है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करना प्रेफर करते हैं, ठीक है, अपना बेस्ट दे देते हैं, पर जब उनको आप ग्रुप में डालते हो ना तो वहाँ पे वो लड़ने झगड़ने या सुपीरियरिटी झाड़ने लग जाते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम किसी के अंडर नहीं काम करेंगे. तो वहाँ पे आपको लगता है इनका बिहेवियर क्या है, गड़बड़ा रहा है. इसीलिए हम समझना चाहेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कैसा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है, और ग्रुप लेवल पे भी क्या है. ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा मैंने अच्छे से इलैबोरेट किया इसीलिए क्योंकि आपको आगे टॉपिक इंटर रिलेट करने में आसानी होगी. ठीक है, तो हमने वही है, एक रिकैप ले रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपकी कोई भी वर्क प्लेस हो सकती है, लाइक कंपनी, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, जहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, और बिहेवियर क्या है कि किस तरीके से लोग एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, उसे ही कहते हैं उसका बिहेवियर. नेक्स्ट आता है कि फीचर्स को या नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के. तो हम सबसे पहली बात कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मिक्स ऑफ मैनी सब्जेक्ट है, या आ सकता है इंटरडिसिप्लिनरी है. ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हैं, इंक्लूडेड हैं. ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपने अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट से क्या करता है, आइडियाज़ को लेता है। जैसे कि साइकोलॉजी हो, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो हम ये भी स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं। सोशलॉजी से वो कुछ ना कुछ अपने टॉपिक्स ग्रैप करता है। वो सोशलॉजी क्या होती है कि किस तरीके से लोग ग्रुप में बिहेव करते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड या सोशल वे क्या है। इकोनॉमिक्स हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोग चॉइसेस कैसे करते हैं, उनकी डिमांड, उनकी प्रेफरेंस कैसे डिसाइड होती है। और पॉलिटिकल साइंस से भी करता है अपना कॉन्सेप्ट ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पावर कैसे वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग कैसे पावर के साथ, जब पावर मिलती तो वो कैसे बिहेव करते, पावर नहीं होती तो कैसे बिहेव करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं उसके बिहेवियर को। तो हम सिर्फ बिहेवियर में क्या क्या कर रहे हैं, हम उसको ये भी देख रहे हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से सोचता है, उसकी सोशलॉजी कैसे है, वो ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, उसकी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को भी चेक करें कि वो कैसे चॉइसेस करता है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले भी कुछ कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं उसमें कि वो कैसे वर्क करता है पावर में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इफ़ यू नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड क्यों नहीं हो रहे, तो वहाँ पे आप साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे कि क्या उनको गाइड कर रहा है, किस वजह से वो मोटिवेट नहीं, क्या वो सोच रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि टीम को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे उनके बिहेवियर को मोल्ड करना है कि वो टीम में काम करें, तो वहाँ पर आपको सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। तो ये हम डिराइव कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्या करता है, आइडिया बोरो करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑल अबाउट पीपल। ऑफकोर्स हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर किसका स्टडी कर रहे हैं, पीपल का, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट पीपल कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या फील करते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं दूसरे के साथ, वही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये हम मशीन्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लोगों के बारे में। तो इट इज़ ऑल अबाउट पीपल। तो ये भी एक फीचर हो जाएगा कि अगर आपका कलीग जो है वो मान लो एंग्री है, मीटिंग में गुस्सा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि वो क्यों गुस्सा है और आपको उसके साथ कैसे डील करना है। क्योंकि अगर आप उसकी स्टडी कर लोगे ना कि उसको कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो इस फैक्टर से अफेक्ट हुआ होगा, ये चीज़ वहाँ पे हुई है तो उसको ये चीज़ दिक्कत कर गई है। और हमें ये भी पता होगा कि हमें उससे कैसे डील करना है। जैसे कि आपकी लाइफ में भी होता होगा कि आपके फ्रेंड्स होंगे, वो गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सा दोस्त किस वजह से गुस्सा होता है, उसको किस चीज़ से खराब लगता है और हमें उस दोस्त के साथ कैसे क्या करना है, डील करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑल अबाउट पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज अ गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम बिहेवियर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, रैंडमली तो किसी पर्पज से कर नहीं रहे होंगे, किसी पर्पज से कर रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज अ गोल मीन्स हम क्यों करें, टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोगों को कहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आप ये देखना चाह रहे हो मोटिवेट नहीं हो, तो हम समझेंगे क्यों मोटिवेट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन लैक कर रहा है इसलिए वो उनका बिहेवियर ऐसा है, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। टीम में काम नहीं कर पा रहे तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं टीम पे काम कर पा रहे। तो हम बिहेवियर स्टडी करके ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो, टीम वर्क हो या परफॉर्मेंस हो। मान लो इफ देयर इज टू मच स्ट्रेस इन ऑफिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें बताएगा, हेल्प करेगा पता लगाने में कि रीज़न क्या है, क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, क्यों लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रेस में क्यों है वो, और कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारा काम जो है या जो वर्क इन्वायरमेंट है वो और अच्छा हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम जो बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हमें हेल्प करता है, ये हमें टूल्स, मैथड, टेक्नोलॉजी ये सब प्रोवाइड करता है जिससे हम ये स्टडी कर पाएँ कि कैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे हमें बिहेवियर को क्या करना है, ठीक करना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में साइंस और आर्ट दोनों है। मतलब कि साइंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम सब्जेक्ट को साइंस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बिहेवियर को स्टडी कर रहा है यूजिंग रिसर्च, सर्वे एंड फैक्ट। मतलब ऐसे ही नहीं बिहेवियर को किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं उस पर, कुछ सर्वे कर रहे हैं। मान लो आपने किसी पर्सन से पूछा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो हमने बेसिकली सर्वे किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली एंड देन उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया कि इनका बिहेवियर कैसे गाइड हो रहा है या किस चीज़ों से इनको अफेक्ट हो रहा है। तो फैक्ट्स पे, सर्वे पे, रिसर्च पे, इन सब चीज़ों पे मतलब ये बेस्ड है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन चाहिए होगा, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए और लोगों की स्किल्स चाहिए, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे लोगों को और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाओगे जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है या क्या रीज़न है, वो कैसे बिहेव करें
या उनके बारे में जान पाओगे, तभी तो उनके बिहेवियर को स्टडी कर पाओगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप इमोशनली लोगों को अंडरस्टैंड कर पाओ, और लोगों आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, बिहेवियर को स्टडी करने की कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे आप स्टडी यू कैन लर्न व्हाट मोटिवेट पीपल, जब आप ये सीखते हो कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है, तो आप साइंस लगा रहे हो वहाँ पे, कुछ फैक्ट्स ये सब गैदर करना चाह रहे हो। बट मोटिवेटिंग समवन एट द राइट टाइम इन द राइट वे, ये एक पर्सन को मोटिवेट करना सही समय पर और सही तरीके से, वो एक कला है, वो एक आर्ट है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इमोशनल अवेयरनेस लानी होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं लोगों की, ठीक है, तो वो किस तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आर्ट है, उन्हें पता है किस तरीके से लोगों से डील करना है, किस तरीके से उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कीप चेंजिंग विद टाइम। अब लोगों का बिहेवियर ऑफ कोर्स बदलता रहता है समय के साथ साथ, ठीक है, हम ये कहेंगे कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है, लोगों का बिहेवियर बदलता रहता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मेथड है, टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, वो सब भी अपडेट होती रहती है, जो हमें हेल्प करेगी लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड और मैनेज करने में। 10 ईयर एगो मोस्ट पीपल यूज टू गो टू ऑफिस फिजिकली एवरी डे, मतलब 10 साल पहले क्या होता था, लोग फिजिकली ऑफिस जाते थे हर दिन, बट कोविड के बाद ऐसा सिचुएशन आई कि लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो नया वे ऑफ वर्किंग आया है, जहाँ पे लोग डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हुआ, अब लोग और ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। कुछ लोग लोनली फील कर रहे हैं बिकॉज उन्हें वर्क एनवायरनमेंट पसंद था, लोगों के साथ ग्रुपिज्म पसंद था, तो उनके लिए वो अकेले घर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग को लेजी फील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई सुपरविजन तो है नहीं, कोई देख तो रहा नहीं है। तो आपने देखा कि समय के साथ लोगों का बिहेवियर भी क्या हो रहा है, बदल रहा, अपडेट हो रहा है, और हमें उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, और टेक्निक अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। तो बदलता रहता है विद टाइम। ओबी वर्क्स एट ऑल द लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है आपका, वो हर लेवल पे क्या करता है, काम करता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के बारे में नहीं है। ओबी में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, हम इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत समझते हैं कि एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है। ग्रुप लेवल पे भी करते हैं कि कैसे वो टीम में बिहेव कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी करते हैं कि एक पूरी कंपनी में वो कैसे बिहेव करता है, वर्क करता है, उसे भी हम स्टडी करते हैं। तो हर लेवल में हम समझने की कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर। इफ वन एम्प्लॉय इज ऑलवेज लेट, तो वो इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर 2 डिपार्टमेंट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, वो ग्रुप बिहेवियर में स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर कंपनी चेंजेस रेसिस्ट करे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। मतलब अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्टडी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल बिहेवियर है। जब हम बिहेवियर को ग्रुप लेवल पे कर रहे हैं तो वो है ग्रुप बिहेवियर, और जो कंपनी लेवल पे कर रहे हैं तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हर लेवल पे हम ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो करते हैं स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फाइंड कॉज एंड गिव सोल्यूशन। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न क्या है, जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है, और कैसे उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर एम्प्लॉयज़ जॉब लीव कर रहे हैं, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो बार बार जॉब लीव कर रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है। सैलरी इशू है, पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक कल्चर लग रहा है, और हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प करता है मैथड्स, टूल्स, टेक्निक्स प्रोवाइड करके कि आप स्टडी करो कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद जानने की कोशिश करो कि क्या अगर अच्छा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो क्या रीज़न है, और कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं उस रीज़न को, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। जिसको नेचर फीचर समझ में आ गया होगा उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों को स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने से क्या हो रहा है, हम लोगों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। हर इंसान क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन में मनी से मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ को मनी मैटर नहीं करता, उनको चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, उनको चाहिए प्रेज, या उनको चाहिए ग्रोथ। तो हम अगर ये स्टडी कर लेंगे ना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके का बिहेवियर रखता है, उसको क्या मोटिवेट करता है, तो हम उसको उसी तरीके की क्या करेंगे, रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से ढाल पाएं, ठीक है। मान लो कि एग्जाम्पल है कि वाई डज रिया ऑलवेज स्टे लेट एट वर्क वाइल राहुल रशेज आउट ऑन टाइम। आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं काम को लेके कि वो ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं। उनको रहता है कि मेरा काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एकदम
मतलब वेल परफेक्ट होना चाहिए। और कुछ लोग को लगता है जैसे समय हुआ बस भागो, देखा होगा। ओबी, इससे ये पता चलता है कि रिया में भी एम्बिशियस हो सकती है, लेकिन राहुल को क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस वैल्यू करता है कि भाई ठीक है, टाइम जितना है ऑफिस का उतना देंगे, उसके बाद मेरी फैमिली भी है, मुझे वो भी देखना है, या मेरी खुद की लाइफ भी है, सिर्फ यही नहीं है। तो अगर मैनेजर समझ जाएगा कि कौन सा पर्सन कैसा है, उसको क्या मोटिवेट करा, तो उसको उसी हिसाब से क्या करेगा, ट्रीट करेगा फेयरली और स्मार्टली। तो अगर आप लोगों को समझ जाते हो कि वो किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं या क्या उनको गाइड करता है या इन्फ्लुएंस करता है, तो आप उसी तरीके से उनको क्या करोगे, ट्रीट करोगे, ठीक है, उन्हें गाइड करोगे, तो लोगों को समझने में हेल्प करता है। दूसरा, इम्प्रूव टीम वर्क एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। मोस्ट ऑफ द कंपनी में लोग क्या करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं, टीम में काम करना होता है। लेकिन टीम में काम करना हमेशा ईजी तो होता नहीं है, क्योंकि एक इंसान तो है, ठीक है, अकेले काम करे तो अपने हिसाब से कर ले जाएगा, बट आप जब टीम में करते हो, जब 10 लोग का दिमाग या 2 लोग का दिमाग लगता है, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लोगों के आपस में बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना या एक दूसरे को कॉपरेट ना करना, ये सारी सिचुएशन आती हैं। तो यहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको क्या करता है, हेल्प करता है। ये आपको बताता है कि कैसे आपको ग्रुप में अच्छे से काम करना है, ठीक है। सबके बिहेवियर को स्टडी करेगा, उस हिसाब से वो टीम बना सकता है कि एक जैसे बिहेवियर वाले एक टीम में डाल दूं, या फिर अगर अलग अलग टाइप के बिहेवियर वालों को एक टीम में डाला है तो कुछ ऐसे हम कॉन्सेप्ट को रखें जिससे कोई भी आपस में लड़े नहीं, या लड़ भी रहा है तो किसको किस तरीके से हैंडल करना है वो हमें पता होगा। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीन्स लोगों के बिहेवियर को स्टडी या उनके कौन सी चीज़ उनको इन्फ्लुएंस करती है वो हमने बेटर तरीके से समझा होगा, तो ठीक है। तो टीम वर्क और ग्रुप परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। बूस्ट मोटिवेशन एंड मोरल। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। आपको पता है एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय, जो एक मोटिवेटेड पर्सन होगा ना, वो हमेशा प्रोडक्टिव होगा, मतलब वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा और अपना बेस्ट देगा, ठीक है। तो ओबी हमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है मैनेजर को कि वो समझ पाए कि लोगों को क्या ड्राइव कर रहा है उनकी कंपनी में, कैसे वो उनको खुश कर सकते हो, कैसे वो उनसे अच्छे से काम करवा सकते हैं। हर पर्सन का मोटिवेशन अलग है। कुछ का होगा मनी, तो हम उनको बोनस देंगे जिससे वो अपना बेस्ट करेंगे। कुछ का होगा रिकॉग्नाइजेशन, तो हम उनको अवार्ड्स देंगे टाइम टू टाइम, उनको रिकॉग्नाइज कराएंगे, उनको प्रेस करेंगे जिससे वो अपना बेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी मोटिवेशन टेक्निक किस पर्सन के लिए सही है, और वही हम अप्लाई करके उनसे बेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले पाएंगे। इनहैंस लीडरशिप क्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है एक पर्सन को कि वो एक अच्छा लीडर बन पाए। कैसे, उसको ये सिखा के कि कैसे उसको लोगों को अंडरस्टैंड करना है और लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। एक अच्छा लीडर वही नहीं होता है जो ऑर्डर दे, एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करे, उनकी सॉल्व करे प्रॉब्लम कामली, उनको इक्वली या फेयरली ट्रीट करे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अगर स्ट्रिक्ट हो रहा है तो कहाँ पे उसको स्ट्रिक्ट होना है, कैसे लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होना है, और कहाँ पे उसको सपोर्टिव होना है, तो कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो भी आप स्टडी कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो एक स्मार्ट लीडर वो नहीं होगा जो उनको डांटेगा, बल्कि समझने की कोशिश करेगा क्यों वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और कैसे हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक ये है कि एनहांस लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस वर्क प्लेस प्रॉब्लम। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गॉसिप है, स्ट्रेस है, ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है, ये सब होते रहते हैं वर्क में कि लोगों का ईगो आ रहा है बीच में, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं या स्ट्रेस है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें इन सारी प्रॉब्लम को हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ पहले ही और उनको सॉल्व कर पाएँ। मान लो एम्प्लॉयज सडनली अनहैप्पी हो गए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जानने की कोशिश करेगा, आपको हेल्प करेगा कि ये जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो जानो कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्या वर्कलोड है या लीडरशिप इशू है या कम्युनिकेशन गैप है या इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हेल्प इन अडॉप्टिंग टू चेंजेस। इससे पहले भी बात की थी कि चेंज देखो कंसिस्टेंट चेंज होता रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, न्यू रूल्स बदलेंगे, नया बॉस आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब नई चीज़ें होती हैं तो लोगों का बिहेवियर बदलता है क्योंकि उन्हें टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने में। जैसे कि एक कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि लोगों का बिहेवियर क्या है इस टाइम पे, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं और कैसे हमें उनको मनाना है, उनके बिहेवियर को मोल्ड करना है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर लोग खुश होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो वो अपना बेटर परफॉर्मेंस देंगे और रिजल्ट भी बेटर आएगा।
तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करता है कि हम स्टडी कर पाएँ कि लोग किस तरीके से खुश हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंस भी कवर कर ली। नेक्स्ट आता है स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ठीक है, स्कोप समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हमारा क्या है स्कोप। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, हमने देखा कि इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते हैं, ग्रुप बिहेवियर पढ़ते हैं। ये वही पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि एक पर्सन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो लर्निंग स्टाइल कैसे सीखता है, उसको क्या मोटिवेट करता है, उसके इमोशन कैसे हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड क्या है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम पूरे बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक मान लो एक एम्प्लॉय है वो हमेशा एंथुसियास्टिक है, दूसरा एम्प्लॉय है वो हमेशा क्या है लेजी है या नेगेटिव है। तो वो भी हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, एक पर्सन क्यों एंथुसियास्टिक है, उसको क्या गाइड कर रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है, और दूसरा पर्सन अगर लेजी या नेगेटिव है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हम स्टडी कर पाते हैं। दूसरा है ग्रुप बिहेवियर। लोग ऑफन टीम में वर्क करते हैं, अकेले करते नहीं है। आप एक कंपनी में हो तो ऑफकोर्स आपको टीम टास्क, ग्रुप टास्क दिए जाएंगे। तो वो भी स्टडी करता है कि लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो आपस में बातचीत करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, लड़ाई होती है तो कैसे हैंडल करते हैं, वहाँ पे क्या बिहेवियर है, लीडरशिप कैसे फॉलो करते हैं, एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम ओबी के थ्रू ये सब स्टडी करते हैं। ओबी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके मैथड्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे लोगों के बिहेवियर को समझने में। तो अभी ओबी जो है वो आपको इस सब चीज़ों में हेल्प करेगा कि आप ग्रुप बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाओ। एक टीम में कुछ हो सकता है लोग डोमिनेट कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो साइलेंट हैं, चुप हैं। तो ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि लोग पहले तो हमने देखा कि ऐसे बिहेव कर रहे हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि क्यों कर रहे हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या बैलेंस ला सकते हैं कि आपस में कॉपरेट करें, लोग दूसरे को डोमिनेट ना करें या कुछ लोग चुप ना रहे हैं, वो कैसे उनके बिहेवियर को हमें मोल्ड करना है। तो वो चीज़ में आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या कर रहा है, हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ओवरऑल स्ट्रक्चर और सिस्टम कैसा ऑर्गेनाइजेशन को इसको स्टडी करने में हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, हायरार्की क्या है, पॉलिसी क्या है, कैसे ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। मान लो कंपनी विद स्ट्रिक्ट बॉस एंड रिजिड रूल विल हैव डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट बाई देन अ कंपनी विद ओपन कल्चर एंड फ्रेंडली लीडर्स। एक ऐसी कंपनी है जहाँ आपका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और बॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ की वर्क वाइब क्या होगी, ऑफकोर्स डिफरेंट होगी उस कंपनी के मुकाबले जहाँ पे ओपन कल्चर, इतने कोई रिजिड रूल नहीं है, आराम से लोग काम कर रहे हैं, फ्रेंडली लीडर्स हैं, बॉस स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्रेंडली है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हम बिहेवियर को क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। हेल्प इन मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, एक मेजर पार्ट जो है ओबी का वो है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है। सैलरी करता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग करती है, अप्रिसिएशन करता है, और ओबी उसी तरीके से आपको हेल्प करेगा कि आप वही स्ट्रैटेजी यूज़ करो जिससे आप उस तरीके के एम्प्लॉय को जो जिस चीज़ से भी मोटिवेट होता है उसको उस चीज़ से क्या करो, मोटिवेट करो। तो मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी के एरिया में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्मूथ रिलेशनशिप, जहाँ पे लोग एक साथ काम करते हैं वहाँ पे डिसएग्रीमेंट तो होगी होगी, तो वो भी आपको हेल्प करता है कि आप कैसे उसको हैंडल करोगे, कैसे ईगो को मैनेज करोगे, कैसे लोगों के बीच में ट्रस्ट लाओगे। जैसे मान लो कि दो एम्प्लॉयज़ आपस में नहीं चल पा रहे हैं, साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो वो भी के बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। वो भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि मेडिएशन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उनके बीच में पीस लाएं। तो ये सब चीज़ें टूल्स और मेथड्स हमें बताता है जो हमें हेल्प करेगा कि हम इस तरीके की सिचुएशन को डील कर पाएँ। एडॉप्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑफकोर्स हमने बात भी कर चुके हैं कि चेंजेस रैपिडली होते रहते हैं और चेंजेस में लोगों के बिहेवियर को हमें सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो भी हमें हेल्प करता है ये समझाने में कि क्या टेक्निक यूज़ करें जिससे हम लोगों को हेल्प कर पाएँ कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें और रेसिस्ट ना करें। जैसे कंपनी शिफ्ट कर गई एआई टूल में तो बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि अब टूल आ गए हैं तो हमारी तो ज़रूरत नहीं है, या हम कैसे सीखेंगे इस टूल को। तो वो भी हमें हेल्प करता है कि हम उन्हें ट्रेनिंग दे, सपोर्ट दें जिससे वो उस फियर से बाहर आ पाएँ। बेटर डिसीजन मेकिंग, वो भी हमें हेल्प करता है कि हम लोगों को ह्यूमन बिहेवियर को गहराई तक समझ पाएँ और हमें हेल्प करता है कि हम स्मार्टर डिसीजन ले पाएँ, ठीक है, रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग, ट्रेनिंग की रिगार्डिंग, प्रमोशन, लीडरशिप रोल। बिकॉज अगर हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर पा रहे हैं तो हम समझ पाएंगे कि उनको किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके का प्रमोशन देना है, कहाँ के रोल्स में डालना है, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी होगी। हायरिंग समवन जस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स में बैकफायर, वो भी कंसीडर एटीट्यूड, मतलब अगर हम लोगों को बस इसलिए हायर करें क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं
तो हो सकता है कि वो डिसीजन हमारे लिए उतना अच्छा ना हो, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ ना हो, बस वो नंबर ही अच्छे हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करता है कि हम लोगों को समझें, उनके बिहेवियर को स्टडी करें, उनके एटीट्यूड को देखें, उनके पर्सनैलिटी को देखें, उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें, और देन हम उन्हें सेलेक्ट करें उस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चैलेंजेस भी हैं, मीन्स लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन कहो या कहो कि चैलेंजेस हैं, मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो कुछ मुश्किलों का भी आपको सामना देखो करना पड़ेगा। तो वो चैलेंजेस क्या है हम वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है वर्क प्लेस वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, कल्चर से होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, जेंडर के होंगे, माइंडसेट के होंगे, जो एक साथ काम कर रहे होंगे, और इन सबके बिहेवियर को स्टडी कर पाना और मैनेज कर पाना देखो टास्क है, बड़ा टास्क है। कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो बहुत तेज होंगे, कुछ होंगे जो बहुत स्लो होंगे, कुछ होंगे केयरफुल होंगे, कुछ होंगे केयरलेस होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको हर इंडिविजुअल लेवल में हर एक पर्सन का बिहेवियर स्टडी करना और सबको एक साथ लेके एक बैलेंस बना के चलना है बिना किसी के साथ भेदभाव करे। तो ये एक बड़ा टास्क है, एक चैलेंज है जो आपको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टूल्स बदल रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं नए, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वर्क प्लेस में चेंजेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं या एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उनको रेसिस्टेंस से रोकना, एडजस्ट करवाना भी एक चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, तो ये भी एक है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए ये भी एक चैलेंज देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन, कंपनीज जो है वो ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही हैं, अलग अलग लैंग्वेज है हर कंट्री हर रीजन की। ठीक है, उनका अलग अलग वे ऑफ पैटर्न है थिंकिंग का, अलग अलग कल्चर के हिसाब से उनका अलग अलग तरीका है बिहेवियर का। तो वो स्टडी कर पाना और उनके साथ में ला पाना और साथ काम कर पाना भी एक टास्क है। वर्चुअल टीम with member from India, US, Germany will need special communication strategies to work well। हमें समझना होगा कि अलग अलग लोग जो अलग अलग कंट्री के हैं उनका अलग अलग बिहेवियर है और उनके लिए अलग अलग तरीके हमें यूज़ करने होंगे जिससे हम उनको एक साथ ला पाएँ। नेक्स्ट इज मैनेजिंग चेंजेस। यूजुअली लोग जब चेंज आता है तो रेसिस्ट करते हैं, चाहे वो नया बॉस आए, चाहे वो नए रूल्स आए। नेक्स्ट है मैनेजिंग चेंजेस। पीपल जो है यूजुअली क्या करते हैं, चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, चाहे वो नया बॉस आए, चाहे वो नए रूल्स है या लोकेशन शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो लोगों को अगर कुछ भी नया आता है ना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना या हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस चैलेंज को फेस करता है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों को कैसे मना सकते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो भी हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम लोगों को उस स्पेस पे ला पाएँ जहाँ पे वो नए चेंजेस को क्या कर पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ। जैसे कंपनी अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम जा रही तो सब लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे फर्स्ट। तो हमें किस तरीके से उनके बिहेवियर को यहाँ पे मोल्ड करना है, किस तरीके से उन्हें उस पेज पे लाना है कि वो एक्सेप्ट कर लें, ये एक चैलेंज है आपके लिए। और कौन सा मेथड अच्छा होगा, कौन सा टूल अच्छा होगा, कौन सा टेक्निक अच्छा होगा, वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देता है जिससे हम इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाते हैं। बट एक चैलेंज तो है ये। एथिकल एंड मॉरल इश्यूज, हर ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम हार्ड हो जाता है ये डिसाइड कर पाना कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे वो भी हेल्प करता है कंपनी को ये डिसाइड कर पाने में कि ऐसी सिचुएशन अगर है जहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है तो कैसे आपको बिहेव करना है। इमेजिन करो एक एम्प्लॉय है जो अपना काम हमेशा टाइम पे कर लेता है और बढ़िया रिजल्ट लाता है, लेकिन वो टीममेट्स के साथ रूड है, उनसे गंदी तरीके से बात करता है या नेगेटिव वाइब देता है। तो अब मैनेजर को डिसाइड करना है कि वो उसको गुड वर्क के लिए रिवॉर्ड करें जो वो टाइम पे काम कर लेता है और बढ़िया रिजल्ट देता है, या उसको बैड बिहेवियर के लिए पनिश करें। तो ये एक एथिकल डिलेमा है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन रूड भी है। तो वो भी यहाँ पे हमें हेल्प करेगी कि हमें किस तरीके का डिसीजन लेना है, कैसे हम एक बैलेंस डिसीजन या बैलेंस्ड वे में काम यहाँ कर सकते हैं। तो ओबी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करते हैं इन सारी सिचुएशन में डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क कल्चर। अब पॉजिटिव वर्क कल्चर भी क्रिएट कर पाना ओबी के लिए एक चैलेंज है। वो भी इंश्योर करता है कि लोग जो हैं वो वर्क प्लेस में खुश हों, सेफ हों, हैप्पी हों, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई पॉलिटिक्स ना हो ऑफिस में। ठीक है, तो वो भी हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम इस तरीके से लोगों को बिहेवियर को मोल्ड कर पाएँ और उनके बिहेवियर को गाइड कर पाएँ कि वो हमेशा खुश रहें। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, टुडेज एम्प्लॉय वांट मोर देन जस्ट सैलरी। आजकल के एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती, उससे भी ज़्यादा चाहिए, पर्पस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिकग्नाइजेशन चाहिए
और सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो वो भी हमें हेल्प करता है कि हम इन सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएँ, कि अगर उनको ग्रोथ चाहिए तो हम कैसे उनके बिहेवियर में, अगर ग्रोथ है, वो चाहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए, तो हम कैसे उनको ग्रोथ की तरफ ऑप्शंस दें जिससे उनका बिहेवियर बढ़िया रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ये जेनजी एम्प्लॉय है, वो चाहेगा कि वो जॉब छोड़ दे अगर उसको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करेगा कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे उन लोगों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिले और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले काम में, जिससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, समझ गए? ये सब चैलेंजेस थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। नेक्स्ट आता है मॉडल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। अब मॉडल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, वो हम कहेंगे स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन की जो वो फॉलो करता है लोगों को मैनेज करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है लोगों को मैनेज करने का। ठीक है, बेसिकली मैनेज करना मतलब कि हाउ, कैसे वो एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, कैसे वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या कैसे उनको मोटिवेट करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं और लोगों को मैनेज करने का, उनके बिहेवियर को मैनेज करने का हर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो वही होते हैं मॉडल्स। तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल कहता है यू डू व्हाट आई से, कि यहाँ पे जो बॉस होता है वो ये कहता है कि हम जो कहेंगे आपको वही करना है। ठीक है, आपको वो नहीं करना जो आप चाहते हैं, बल्कि जो हम चाहते हैं वो आपको करना है। तो मैनेजर बॉस है और वो एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय से कि वो उसकी चीज़ों को माने, उसके ऑर्डर को माने बिना किसी क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पे सारी पावर किसके पास है, मैनेजर के पास है। एम्प्लॉयज़ का काम क्या है, बस जो कह दिया गया वो करना है, और डिसीजन मेकिंग में उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते। मतलब एक अथॉरिटी वही डिसाइड करती कि क्या लागू होगा, आपसे हम नहीं पूछेंगे कि क्या लागू होना चाहिए। मोटिवेशन, फियर और जॉब सिक्योरिटी से आता है। लोगों को डर रहता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो ओबे कर लेते हैं ऑर्डर्स को बिना क्वेश्चन करें, या फिर उनको डर रहता है कि हो सकता है कि हाँ, डर ही रहता है कि जॉब चली जाएगी, तो वो फॉलो कर लेते हैं। फोकस इज ऑन गेटिंग द वर्क डन, नॉट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे इस मॉडल को जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, उनका बस एक ही फोकस होता है कि हमारा काम हो जाए। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि एम्प्लॉय हमारे यहाँ खुश है या नहीं। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिक्ट फैक्ट्री सेटिंग है जहाँ पे वर्कर्स को बस ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आपको, सुपरवाइजर ऑर्डर दे रहा है कि ये काम करना है, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है इस काम में, या इन्वायरमेंट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम वो नहीं पूछेंगे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों को इस तरीके से क्या करती है, मैनेज करती है या ट्रीट करती है। ठीक है, तो वो हो गया ऑटोक्रेटिक मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है आपका वो है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल कहते हैं वी विल टेक केयर ऑफ यू, कि हम आपका क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करती है कि एम्प्लॉयज़ का हमें क्या करना है, ख्याल रखना है फाइनेंशियली, ताकि वो हमारे लिए लॉयल और सेटिस्फाइड रहें। ठीक है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली ख्याल रखोगे, मतलब कि आप उनको टाइम पे सैलरी दोगे, उनको जो भी बेनिफिट्स चाहिए, पर्क्स चाहिए, पेंशन चाहिए, बोनस चाहिए, वो आप दोगे, उनको जॉब सिक्योरिटी दोगे, उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दोगे, तो वहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मैनेज करने का तरीका है, उनके बिहेवियर को मैनेज करने का तरीका है, वो बेटर होगा। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी मॉडल पे काम करती है, वो ऑटोक्रेटिक मॉडल पे काम नहीं करती, वो कस्टोडियल मॉडल पे काम करती है, कि हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल टेक केयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी सिक्योरिटी फील होती है क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड। ठीक है, लेस फियर होता है, डर नहीं होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा ख्याल रख रही है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज़ जो है वो हो सकता है ज़्यादा पैशनेट ना हो, लेकिन वो तब भी गवर्नमेंट जॉब में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे सैलरी अच्छी है, हमें जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास स्टेबिलिटी है। तो जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट उनका इस तरीके से ख्याल रख रही है, इसलिए वो उनके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि पेरेंट्स हैं, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को गिफ्ट देते हैं कि वो खुश रहे। ठीक है, उनसे ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या सही में तुम्हें क्या चाहिए, बट वो ये सोचते हैं कि हाँ ये खुश रहेगा, हम इसको गिफ्ट दे देंगे, हम इसको पैसे दे देंगे, तो ये क्या है, अच्छा रहने वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको ख्याल रखा। तो कस्टडी से आप ये भी समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कस्टडी में ले लेती है, मतलब कि उनको ख्याल रखती है, उनके फाइनेंशियल चीज़ों का ख्याल रखती है, जिससे उनको लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे और हम उनके बिहेवियर को उस तरीके से मोल्ड कर लेंगे। सपोर्टिव मॉडल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव मॉडल फॉलो करती है, जिनका मतलब है कि वी आर हियर टू सपोर्ट यू। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये मॉडल बेस्ड होता है कि हम जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, लीडरशिप देंगे, उनको गाइड करेंगे उन्हें क्या करना है, और टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करेंगे कि आप अपना बेस्ट दो, आप
तो इनकरेज करेंगे कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। तो मैनेजर का रोल यहाँ पे क्या है कि लोगों को गाइड करना, उनको इंस्पायर करना। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें मोटिवेशन दिया जा रहा है। रिस्पेक्टेड फील करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा रही है, और रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। फोकस होता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे और सेटिस्फेक्शन की, हमारा एम्प्लॉय जो है वो खुश रहे, वो सेटिस्फाइड रहे, ठीक है, क्योंकि हम उसको लीडरशिप दे रहे हैं तो हम उसे बता रहे हैं कि उसको क्या करना है, उसके क्या टारगेट्स हैं, उसको कैसे अचीव करना है, कहाँ पे वो फंस रहा है तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टीम लीडर जो हमेशा अप्रिशिएट करता है आपके आइडियाज़ को, अगर आप कुछ नया लाते हो, और इंकरेज करता है कि आप कुछ नया सीखो, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कंपनी में ग्रो करो, तो दिस इज़ व्हाट सपोर्टिव मॉडल इज। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव मॉडल पे काम करती है और अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को इस मॉडल के थ्रू क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल कहता है वी आर टीममेट्स। दिस मॉडल टीच एम्प्लॉयज एंड मैनेजर एज अ पार्टनर। जैसे वो था ना ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे बॉस इज बॉस एंड एम्प्लॉयज आर लाइक फॉलो करना है बस। तो कॉलेजियल मॉडल कहता है कि हम एम्प्लॉयज और मैनेजर सब क्या करेंगे, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और सब एक साथ काम करेंगे। तो टीम वर्क पे फोकस होता है कॉलेजियल मॉडल पे। लोग एक साथ काम करेंगे, कोई बॉसी बिहेवियर नहीं रखेगा, सब अपना बेस्ट देंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होती है उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा रहा है, इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, तो उन्हें लगता है हमारा भी ओनरशिप है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे कि स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे डिसीजन लोग एक साथ लेते हैं और पूरे टीम को एक साथ एक काम करते हैं, चाहे वो जो फाउंडर है वो या सारे आपके एम्प्लॉयज़ हों, उनको भी बोलते हैं कि आप भी अपना बेस्ट दो, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आओ, उनके आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट करना। दिस इज कॉलेजियल मॉडल। और यहाँ पे लोगों का बिहेवियर इसके थ्रू क्या हो रहा है, गाइड हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मॉडल है आपका वो है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल कहता है वी ग्रो टुगेदर एज अ वन यूनिट। हम एक साथ ग्रो होंगे एक यूनिट के तरह। सिस्टम मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट सिस्टम की तरह देखता है कि जहाँ पे सारे पर्सन, टीम, डिपार्टमेंट सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन आइडिया एंड इंडिविजुअल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव व्हेन पीपल वर्क विद ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, शेयर वैल्यू। अगर सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अगर ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे के साथ, टीम वर्क के साथ, कोलैबोरेट करके अगर साथ काम करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो गोल अचीव होगा ही होगा, बट इंडिविजुअल्स जो गोल है कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हमें कुछ सीखना है, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी अचीव हो पाएगा। तो इनका मतलब है कि अगर एक भी पक्ष यहाँ पे खराब हो गया या आप इंडिविजुअली नहीं अच्छा दे रहे, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर पाओगे। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है ना, अगर एक भी पार्ट काम नहीं अच्छा कर रहा तो होल सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इनका मतलब कि सब लोग मैटर करते हैं, इसलिए हमें सब लोग को एक साथ एक यूनिट के तरह क्या करना है, ग्रो करना है, जिससे एक ग्रो होगा तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाएगी। कंपनी जैसे कि गूगल प्रमोट करता है कि इनोवेशन हो बाय गिविंग एम्प्लॉयज टाइम टू वर्क ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट, सपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग। गूगल में आपने देखा होगा कि लोगों पे इतना स्ट्रेस नहीं डालते, उनको उनका पर्सनल स्पेस भी देते हैं कि वो अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है, अपने पर्सनल कोई भी प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो उस पर भी काम करें, उनको डिसीजन मेकिंग में भी शामिल करें। जिससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो ऐसी जगह काम नहीं करें जहाँ पे उनको खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं है, बल्कि वो ऐसी जगह काम करें जहाँ पे उनके खुद का भी ग्रोथ हो रही है, खुद के भी चीज़ें पूरी हो रहे हैं और साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये है आपका सिस्टम मॉडल, ठीक है। 5 मॉडल है, ये याद रखना। नेक्स्ट है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट है। इन टूडेज ग्लोबल वर्ल्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर, रीजन, लैंग्वेज एंड वर्क स्टाइल वर्क टुगेदर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रीजन से, अलग अलग लैंग्वेज वाले, अलग अलग कंट्री वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसी वैरायटी को, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग काम कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसका लोगों के बिहेवियर पे, उनके इंटरेक्शन पे, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है समझ पाना कि कैसे अलग अलग तरीके के लोगों का बिहेवियर क्या होता है, कैसे क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, गाइड करती है। जिससे हम अगर सब लोगों के, अलग अलग लोगों के बिहेवियर को समझ पाएंगे तो उसी तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। तो तो हम बात करने वाले कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि कल्चरल डाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे क्या असर है, ठीक है।
तो पहला है डिफरेंट वर्क स्टाइल एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर टॉक थिंक वर्क डिफरेंट। अब सबको पता है कि अलग अलग चाहे कल्चर के लोग हों चाहे रीजन के लोग हों, सोचने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। आप खुद सोचो, आप हो एक और आपके कजन जो गांव से हैं, ठीक है, क्या आप लोग को एक ग्रुप में मैं डालूं तो आप लोग का एक तरीका सोचने का एक ही होगा, बात करने का एक होगा या काम करने का होगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो वही है कि लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं तो उनका पैटर्न ही अलग है काम करने का। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। एशियन कंट्रीज में क्या है, लोग इनडायरेक्ट रहते हैं, वो पोलाइट रहते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल अगर मैनेजर की बात करें, जैसे कि अमेरिकन मैनेजर है तो वो तुरंत बोल देगा ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ओपनली। लेकिन इंडियन के टीम मेंबर को क्या लगता है कि दूसरे वालों को इंसल्ट ना फील हो तो वो घुमा के अपनी बात कहता है, जिससे लोगों को खराब भी ना लगे और हमारी बात भी हम कह डालें। तो वो भी हमारे मैनेजर्स को हेल्प करेगा कि वो समझ पाए कि कौन से स्टाइल हमें यूज़ करनी है किस पर्सन के साथ। अगर हम समझ जाएंगे ये वेस्टर्न कल्चर के हैं तो हम उसी तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एशियन कंट्रीज का काम कर रहा है हमारे यहाँ, तो हमें समझना होगा कि उसको क्या पसंद है, उसका बिहेवियर किसके थ्रू गाइड होता है, और हम वो स्टाइल ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं तो अलग अलग आइडियाज़ भी लेके आते हैं, कुछ यूनिक और न्यू सोल्यूशन लाते हैं। जैसे एक टीम है जहाँ पे मेंबर जापान के हैं, इंडिया के, यूएस के हैं, तो वो अलग अलग अपनी फिलॉसफी लाएंगे, जुगाड़ लाएंगे, टेक इनोवेशन लाएंगे, जिससे कुछ हम अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी हमें ये हेल्प करता है कि हम नए नए अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को ला के कुछ क्रिएटिव लाएँ, कुछ आइडिया शेयरिंग कर पाए। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी है एक इम्पैक्ट है। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट है कि लोग अलग अलग कल्चर के हैं तो ऑफकोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। कुछ कल्चर में क्या होता है कि अगर आप लेट हैं तो सही है, और कुछ कल्चर में अगर आप लेट हैं तो मतलब रूड हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आपकी कंट्री में तो वो सही है बट उनकी कंट्री में वो सही नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का क्या परसेप्शन है, उसी तरीके से आप बिहेव करेंगे, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लीडरशिप। कुछ एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ऑथोरिटेटिव बॉस होने चाहिए, कुछ को लगता है कि फ्रेंडली लीडर्स होने चाहिए। जैसे रशिया चाइना में क्या है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ का लीडर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यूएसए नीदरलैंड में क्या है कि वो प्रेफर करते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है लीडर को कि वो अपनी स्टाइल को एडजस्ट करे अपने टीम के बैकग्राउंड के साथ। वो देख ले कि हमारी टीम जो है वो किस बैकग्राउंड से, किस कल्चर से है, और वहाँ पे किस तरीके के स्टाइल को लोग पसंद करते हैं, और फिर हम उसी स्टाइल को अपना के लीडरशिप जो है वो देंगे, वो या लीड करेंगे। तो वो भी हमें ये भी हेल्प करता है कि हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके ये भी समझ पाएँ कि उनके क्या प्रेफरेंस है चीज़ों को लेके। इंक्लूजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो भी फोकस करता है कि हम एक फेयर वर्क प्लेस क्रिएट कर पाएँ, एक ऐसी वर्क प्लेस क्रिएट कर पाए जहाँ पे कोई भी लोग उनके रेस, जेंडर और रिलीजन के थ्रू जज ना हो, ठीक है। तो वो भी हमें ये भी हेल्प करता है कि हम एक ऐसा कल्चर डाइवर्सिटी के थ्रू वर्क एनवायरनमेंट ला पाए जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हायरिंग पीपल फ्रॉम LGBTQ माइनॉरिटी ग्रुप्स, पीपल विद डिसेबिलिटी शोज इंक्लूसिवनेस, और वो भी सपोर्ट करता है ऐसी पॉलिसीज़ को कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की पॉलिसीज़ लानी है जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग एक होता है ना समावेशी, वो कर पाएँ और लोगों को इंक्लूड कर पाएँ और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। ऐसे हम बिहेव करें। चैलेंज इन मोटिवेशन एंड रिवॉल्व्स, व्हाट मोटिवेट वन कल्चर। हो सकता है कि एक कल्चर में लोगों को जो मोटिवेट करता है वो दूसरों को मोटिवेट नहीं करता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उन्हें पब्लिकली अप्रिशिएट करें, लेकिन कुछ को लगता है कि हमें पब्लिकली अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, हमें आप क्वाइटली थैंक यू, आप बोनस दे सकते हो। तो हमें समझना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस चीज़ से अप्रिशिएशन मिलता है या क्या उनका मोटिवेशन वे है, और उसी तरीके से हम उनके लिए पर्सनलाइज मोटिवेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो जब डाइवर्सिटी आती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को हैंडल करने में अलग अलग वेज यूज़ करने होंगे। तो यही इम्पैक्ट है कि कल्चरल डाइवर्सिटी में की वजह से क्या असर आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बिहेवियर को क्या करोगे, गाइड करोगे, स्टडी करोगे, उनको ढालोगे। तो ये हमने देखा है 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।